दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ के 2014 के हिंदी पेपर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस परीक्षा में हिंदी भाषा के ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। अगर आप यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पेपर की तैयारी के लिए यह सेशन आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। आइए हम 2014 के प्रश्नों का विश्लेषण करें और समझें कि ये किस तरह हमारी तैयारी में मदद कर सकते हैं और हम इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लें। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत और समर्पण से ही हमें हमारी मंजिल मिलती है। तो चलिए हम 2014 के इस हिंदी पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, देखिए हलवाई की दुकान स्थित है, जब है लगा है तो स्थित लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आपका विकल्प ऐसे गलत है। हलवाइयों कोई वर्ड नहीं लगेगा जब मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। आप ये लिख सकते हैं कि मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है, एक हलवाइयों नहीं सही है ना, तो इसलिए सी भी गलत है। ए डी में आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है या मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो सही होता है कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, इसलिए पहले का होगा डी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं, अनेक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, यहाँ भी अनेकों है, तो ये भी गलत है। श्री कृष्ण का अनेकों नाम, ये भी गलत है। तीनों गलत है। डी बस सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक लिखना सही है, अनेकों कोई सही वर्ड नहीं होता है हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला का शब्दों से अनेकों बनाया जाए तो ये उचित वाक्य नहीं, उचित शब्द नहीं बना हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तीसरा प्रश्न है ये। पहला है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। दूसरा है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तीसरा विकल्प है, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। चौथा विकल्प है, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भिनभिना है तो इसको तो आप हटा दीजिए, ये काफ़ी हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी की बात, हम अगर शुद्ध वाक्य लिख रहे हैं, शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, तो भिनभिनाना जो वर्ड है वो उचित नहीं है शुद्ध हिंदी के हिसाब से। तो बी और सी में ये ऑप्शन बचा कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, और दूसरा है कि देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। गुंजारते भी सही नहीं है, तो आपका जो बी है वो सही है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, हिंदी के हिसाब से यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसमें सही शब्दों का प्रयोग हुआ है। फोर्थ है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला है, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो इसका देखिए शंका समाप्त सही नहीं है। ठीक है ना, शंका रही है तो वर्ड डी आपको गलती लग रहा है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। ठीक है, तो ए सी में है, और मतलब आयोग ने तो सी को माना था कि उसकी शंका का समाधान हो गया है, लेकिन ए सी मतलब सी सही विकल्प था, लेकिन ए सी दोनों को आयोग ने माना था। तो आप इनमें से कोई भी टिक लगाएंगे, दोनों सही है। ठीक है, ए एंड सी विकल्प जो है इसमें दोनों सही है। ठीक है, शंका का निवारण हो गया है या शंका का समाधान हो गया है, दोनों सही होगा, दोनों शुद्ध वाक्य। ठीक है, ए एंड सी दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिफ्थ का है कि शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो और मतलब और लगा के, एवं लगा के, ऐसे शब्दों को जो जोड़ते हैं दो वाक्यों को, उन लगा के अगर लिखे गए हैं कोई वक्त कोई शब्द, तो उन्हें हम कहते हैं, जिनसे जुड़ाव का भाव फील होता है दो वाक्यों में, उन्हें ही हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब जैसे मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये तो एक वाक्य है, कहीं से संयुक्त वाक्य नहीं है। बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। आपने सेंटेंस को तोड़ दिया है, वाक्य को बीच में से तोड़ दिया, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, उसी जो पिछला था मुझे परीक्षा देनी, उसी में आप आगे बढ़ रहे हो और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो यही संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, 6 की बात करें, निम्नलिखित में से मतलब ये भी देख लीजिएगा, जैसे बी डी में अतः और क्योंकि लगा है, वर्ड जुड़े हैं, सेंटेंस जुड़े हैं अतः और क्योंकि, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अतः और क्योंकि लगने पर वो संयुक्त वाक्य नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए बी डी सही नहीं है, सिर्फ सी सही है। 6 की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ होता है क्लेश। ठीक है, ये वाला सा होता है दोस्तों, तो आपका 6 का सी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये 7वां प्रश्न है, जिसका होता है श्रृंगार। ठीक है, ये सही से ऐसे लिखा जाता है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि एग्जाम में गलत हो जाते हैं अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, श्रृंगार। 8 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये उज्ज्वल। दोनों जा आधे होंगे। ठीक है, दोनों जा जो होंगे वो आधे होंगे, उज्ज्वल। ठीक है, तो 8 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें सही है हिरण्यकशिपु, ठीक है, बी विकल्प। 9th का जो होगा बी होगा हिरण्यकशिपु। 10वां बात करें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें है कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, कवित्री होता है ना, कवयित्री होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, कवियत्री नहीं होता, कवित्री नहीं होता, कवियित्री नहीं होता, कवित्री होता, ठीक है। कव मतलब कोई मात्रा नहीं, यित्री पे एक छोटी ही लगती, ठीक है। देखिए सब में देखिए वी के व के पीछे मात्रा लगा दी गई, लेकिन कव ना पढ़ने में ही लग रहा है कि कव पे कोई मात्रा है ही नहीं, इसलिए आपका ये विकल्प सही है। 11वां है कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली को क्या कहते हैं, ठीक है। कनिष्ठिका आपके सबसे साइड वाली उंगली जो है, और मध्यमा जो बीच की उंगली है, उनके बीच जो पड़ती है उसे आप कहते हैं अनामिका, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अनामिका, ठीक है। तो 11th का डी है। 12th है जिसके पेट में माँ ने रस्सी ब्रैकेट में दाम बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दामोदर, ठीक है। दामाद तो आप जानते हैं क्या होता है, दामाद इतर, ये भी वर्ड ही नहीं सही है, दाम आप जानते ही हैं, तो दामोदर ये जो सही भी लग रहा है, सही भी है ये कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी या दाम बांध दी हो, तो उसको हम कहते हैं दामोदर, दाम प्लस उदर, दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पीछे पीछे चलने वाले के लिए अब ज़्यादा उचित है अनुगामी करें, ठीक है। अनुगामी, गामी में फील होता है चलने का, इसमें भाव प्रकट होता है, तो पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, अनुचर भी इसका होता है, ठीक है, लेकिन अब बी लगाइए अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती वो अमूल्य होता है, ठीक है। कोई कीमती नहीं है तो भाई वो अमूल्य होता है, ठीक है। कीमती जो बहुत कीमत वाला होता है उसको कीमती कहते हैं। बहुमूल्य जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य होता है, ठीक है, उसके लिए बहुमूल्य वाक्यांश का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए हम कहते हैं अमूल्य है वो, ठीक है। जैसे कोई अगर हमारे पास कोई धरोहर पड़ी है हमारे देश के पास, तो हमारी अमूल्य संपत्ति है, ठीक है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, ठीक है। 15th की बात करें, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता हो मतलब वो मित है, ठीक है, मित तो पहले आप लगा दीजिए, थोड़ा के लिए मित का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और खाने के लिए आहार ना, तो हारी, ठीक है, तो मिताहारी जो है 15th का सी आपका सही है, ठीक है। अगर यही मित के आगे व्ययी लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो नपा तुला खर्च करता है, ठीक है। नपा तुला अगर कोई खर्च करता है या थोड़ा खर्च करता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं कि भैया वो मित व्ययी है, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है वो मिताहारी होता है, तो 15th का सी है। 16th, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या शब्द होता है, इसके लिए होता है अंतेवासी, ठीक है। गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसको अंतेवासी कहा जाता है वाक्यांश में। आश्रमवासी वो होता है जो आश्रम में वास करता है, आश्रमवासी। विद्यार्थी आप जानते हैं, शिष्य आप जानते हैं, ठीक है, तो ये विकल्प नहीं है, आपका डी विकल्प है अंतेवासी। 17, जिसके हृदय पर आघात हुआ है, ठीक है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए होता है मर्माहत, ठीक है, मर्माहत, ये बी विकल्प में लिखा है मर्माहत, ठीक है। 18, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसको कहते हैं पदच्युत, ठीक है, पद अच्युत, ठीक है, पदच्युत, ठीक है, जो अपने पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। 18वां प्रश्न हो गया, ठीक है। अब हम पेपर में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 19th प्रश्न पर। 19th प्रश्न, 18th प्रश्न तो हो चुका है। जो अपने पद से हटा दिया हो उसको क्या कहते हैं, पदच्युत, ठीक है, और कुछ नहीं, पदच्युत कहते हैं। 19th है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए क्या शब्द होगा। तो देखिए इसके लिए है बी निस्पृह और सी है निस्पृह, ठीक है, ये दोनों ही सही होंगे, लेकिन ज़्यादा उचित है कि आप इसमें इस मात्रा का प्रयोग कीजिए, ठीक है, निस्पृह, ठीक है। बाकी दोनों सही हैं, बी सी आप कोई भी लगा सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो है अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, ठीक है। तो यहाँ तो सा ही गलत लिखा है आपको ये वाला सा लिखना है, सलजम वाला, ठीक है। प्रत्याशित तो जिसकी प्रत्याशा की जाती है उसको कहा जाता है, ठीक है, तो 20 का डी है। 21, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मच्छिका, ठीक है, मच्छिका, ठीक है। 22, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, हल्दी का होता है हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा, ठीक है। 23, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है, हुलास का होता है तत्सम रूप में उल्लास, ठीक है, उल्लास आपका तत्सम है जिसका तद्भव है हुलास, ठीक है।
बाकी हिलास, विलास, हास आप देख के समझ रहे हैं कि उपयुक्त तो मेल नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। 24 नारियल शब्द का तत्सम रूप है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नारियल शब्द का क्या तत्सम रूप होता है? नारिकेल, ठीक है। इसमें नारिकेल में नारी रा पे छोटी ई भी लगाइए, बड़ी ई भी लगाइए, दोनों सही है, ठीक है। नारिकेल, ठीक है। तो 24 का आप ए और सी दोनों कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों का आयोग ने माना है, ठीक है, ए एंड सी, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, नारिकेल, ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम रूप होता है नारिकेल। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? सींग का होता है श्रृंग, ठीक है। श्रृंग, श्रृंगार जैसे लिखा जाता है ना, वैसे श्रृंग लिखा जाता है, ठीक है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए द्वार, द्वार जो है वो तद्भव है, तो द्वार का तत्सम क्या होता है? द्वार, ठीक है। द्वार जो होता है वो तत्सम होता है, जिसका होता है द्वार। गृहस्थी लिखा है, गृहस्थी इसका तत्सम होता है, ठीक है, गृहस्थी, ठीक है। पाँव भी जो होता है उसका ये तद्भव होता है, इसका मतलब पाद का होता है पाँव। सायम जो है वही है कि वो आपका तत्सम है, ठीक है। बाकी सब आपके तद्भव हैं, द्वार, गृहस्थी, पाँव, ठीक है। किसके किसके हैं मतलब तद्भव? पाँव पाद का तद्भव है, द्वार द्वार का तद्भव है, गृहस्थी गृहस्थी का तद्भव है, सायम जो है यह तद्भव नहीं है, तत्सम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? एकल का तद्भव रूप होता है अकेला। एकल का क्या होता है तद्भव रूप? अकेला, ठीक है। 28 करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार के पेपरों में, हम देख सकते हैं। करपट का कपड़ा और कपाट का आप ध्यान रखिए किवाड़, ठीक है। करपट का कपड़ा और कपाट का किवाड़। 29 कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त का तद्भव रूप है केवट, ठीक है। कैवर्त का क्या है? केवट तद्भव रूप, ठीक है। 30 है मतलब 30वां प्रश्न है गृध्र शब्द का तद्भव रूप, ठीक है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गीध, ठीक है। अब यहाँ पर आप गृध्र लिखना जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि धा के नीचे भी एक रा, ठीक है। गृध्र, ठीक है, गृध्र, ठीक है। क्या पता आपसे पूछ ले कि मतलब गीध का तत्सम रूप बताइए, तो गृध्र ऑप्शन में हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा कि गृध्र ऐसे लिखा जाता है, तो आपके लिए काम आएगा। 31वां प्रश्न है आपका कि धुंधला जो शब्द है उसमें क्या विशेषण है? धुंधला, धुंधला किसी का गुण बता रहा है, ठीक है। कोई चीज़ धुंधली दिख रही है तो क्या है? उसकी गुण बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग 32 पे, ठीक है। सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है? सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है? सरीखा में भी आपका गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है, तो 32 का भी बी होगा। 33 वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण? वह नौकर नहीं आया, वह, ठीक है। ऐसे जो भी होते हैं ना कि वह, तुम, ये सब जो होते हैं जो डिनोट करते हैं, मतलब किसी को मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। नौकर का भी बताया जा रहा है वह, नौकर को ही बताने के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये संकेतवाचक कहो या स्वरनामिक विशेषण कहो, उन्हें ही कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके स्वरनामिक विशेषण, ठीक है। 30 और बाकी देखिए जैसे गुणवाचक में बताया चुका, गुणवाचक के तो पिछले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। सरीखा, धुंधला, मोटा, पतला, सुडौल, गोरा, काला, ये सब गुणवाचक विशेषण के आपके मतलब शब्द हैं जो यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। संख्यावाचक में 1, 2, 3 संख्याएं यूज की जाती है। परिमाण में परिमाण, किलो, मन, ये सब यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग विशेषण होते हैं, यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 33 का ए। 34 तीसरा शब्द, देखिए तीसरा शब्द में कैसा विशेषण है? तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ऐसा है चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ये जो है ये कैसा विशेषण है? ये क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है। क्रम जो होते हैं, क्रम हम ऐसे लिखते हैं ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनको क्रमवाचक विशेषण में दिया जाता है, जो होते हैं ऐसे। गणनावाचक बता चुका हूँ, गणनावाचक में गणना की जाती है, ठीक है, चीज़ों वस्तुओं की गणना की जाती है, ठीक है, तो वो गणनावाचक होता है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है कि 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जब गुना लग जाता है शब्दों के पीछे तो वो आवृत्तिवाचक है। और पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होता है? जब कोई भी ऐसा हो जैसे कि 1, ठीक है, अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो ये पूर्णांक बोधक है, ठीक है। लेकिन यदि अगर मान लीजिए 1 की जगह चौथाई लिखा है, आधा लिखा है, तो ये क्या हो जाएंगे? अपूर्णांक बोधक। तो इनमें अंतर याद रखिएगा, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, ठीक है। इनका थोड़ा मेल दिखता है हमको मतलब संख्यावाचक से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि जिसमें आपको उतना बड़ा अंतर दिखेगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा पूर्णांक अपूर्णांक एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, या तो क्वेश्चन में पूर्णांक होगा या तो संख्यावाचक होगा, ठीक है। अगर विकल्प पूर्णांक सही होना होगा तो पूर्णांक आप सही करिएगा, ठीक है। चौथाई जैसे हो गया क्वेश्चन 35, चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? चौथाई हो गया तो अपूर्णांक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते 36, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं?
उसे विशेष कहते हैं। ये तो हम इसी पे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, विशेष विशेषण। तो विशेष की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? ठीक है, कौन सा शब्द विशेष है यहाँ पर? ठीक है, अब जैसे अग्नि है, ठीक है, अग्नि जो है, अब अग्नि कहीं पे भी आ जाए तो अग्नि हमेशा याद रख लीजिएगा कि अग्नि विशेष ही होता है, क्योंकि अग्नि के लिए जो विशेषण होता है वो आग्नेय होता है। ठीक है, ठीक है, जब किसी की विशेषता बताओगे ना कि जैसे ये चीज़ आग्नेय है, ठीक है, तो उसको ऐसे बताओगे। ठीक है, उसको अग्नि नहीं लिखो, ये चीज़ अग्नि है, ठीक है, आग्नेय लिखोगे उसके लिए। ठीक है, ऐसे आप देखा करो, अग्नि आपके लिए हमेशा विशेष होगा। ठीक है, तो इस तरह कई क्वेश्चन आपको दिखेंगे जिसमें अग्नि होगा, पूछा जाएगा कौन सा विशेष है, तो आपको बस अग्नि को टिक कर देना है और दूसरे विकल्प को देखना भी नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेष है? तो अग्नि। ठीक है, अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पानी पे ही बात हो रही है। ठीक है, तो पानी आपका क्या है? विशेष है, क्योंकि पानी क्या है? ठंडा है, और वो क्या कर रहा है? ठंड पैदा कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, ठंडा आपका विशेषण हो जाएगा। 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ठीक है, तो इसमें है अनासक्ति, अनासक्त, देखिए दोनों लिखे गए हैं, अनुशंसित, अपमानित। ठीक है, याद रखिएगा कि अनासक्ति जो है वो विशेष है। ठीक है, अनासक्ति जो है वो विशेष है और अनासक्त इसका विशेषण है। ठीक है, अनासक्त जो है इसका विशेषण है और अनासक्ति जो है वो विशेष है। अनुशंसित, ठीक है, अनुशंसित, अनुशंसित का विशेष क्या होगा? अनुशंसा। अपमानित का विशेष क्या होगा? अपमान। ठीक है, तो ये तो लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अलग होता है अनासक्ति वाला, लगता है कि अनासक्त विशेष है, नहीं, अनासक्ति विशेष होता है और अनासक्त विशेषण होता है। ठीक है, तो 39 का ये हो गया। 40 प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ठीक है, पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि पौष्टिक जो है वो तो पुष्ट से बना है। ठीक है, तो ये विशेषण है। ठीक है, हमको क्या कहते हैं? कोई चीज़ क्या है? पौष्टिक है, ये तो नहीं कहते ना कोई चीज़ पुष्ट है। ठीक है, तो हमेशा चीज़ की विशेषता बताने के लिए हम पौष्टिक का प्रयोग करेंगे, ना कि पुष्ट का। तो ठीक है, तो पौष्टिक आपका विशेषण हो गया। ठीक है, पाठकी भी ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, पाठकी पाठक का होता है। ठीक है, ये भी ऐसा ही होता है। और भावुक भाव का होता है। ठीक है, जैसे इस दृश्य ने भावुक कर दिया ना, तो दृश्य ने भावुक किया, दृश्य की विशेषता भावुक से बताओगे, भाव से नहीं बताओगे, तो इसलिए भावुक क्या है? विशेषण है। विषाद है जो यहाँ पर क्या है? विशेष है। इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है विशीर्ण। ठीक है, जो विशीर्ण होता है ना, इसका क्या होता है? इसका ये होता है विशेषण होता है। ठीक है, विषाद आपका विशेष है। ठीक है, तो 40 का है डी। ठीक है, 40 प्रश्न का विकल्प है डी। 41 कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दुल है। यह भी आ चुका है प्रीवियस पेपर्स में, आप देख चुके हैं, हम जो पेपर देखे उसी में प्रश्न था ये। तो घोड़ा का पर्यायवाची शार्दुल नहीं है, क्योंकि शार्दुल सिंह का पर्यायवाची होता है। किसका? सिंह का। सिंह के और पर्यायवाची क्या होते हैं? पंचानन, ठीक है, केहरी, केसी, नाहर, मृगारी, ऐसे होते हैं। ठीक है, घोड़ा का आपका बाजी, तुरंग है, ये होता है, घोटक होता है। ठीक है, तो शार्दुल जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 42 प्रश्न है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। ठीक है, तो मीनाक्षी क्या होता है? मीन जैसी आँखों वाली। ठीक है, मतलब मछली जैसी आँखों वाली को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सुंदरी, ठीक है, मछली जैसी आँखों वाली, वो है सुंदरी। ठीक है, दुर्गा के लिए भी आप यूज करते हो इस शब्द का, मीनाक्षी का। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी इसमें भी दोनों सही है, दोनों को आयोग ने माना है। ठीक है, दोनों को आयोग ने माना है। ठीक है, 42 का जो है ए बी दोनों सही है। 43 कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? नाक का पर्यायवाची नहीं है। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। सर्प, अहि, विषधर तीनों नाक के पर्यायवाची हैं। तुरंग जो हम पढ़ चुके हैं घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, 43 का जो है वो डी है। 44 कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो है भूसुर। भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। किसका? ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है भूसुर। 45 रुक का पर्यायवाची शब्द है। रुक का पर्यायवाची होता है
विटप, ठीक है। 45 का आपका है ए विटप। प्रसून तड़का कोई नहीं, ये शब्द का कोई अर्थ नहीं, ठीक है, इनके पर्यायवाची का नहीं, प्रसून प्रसन्नता के लिए लिखा जाता है। हेरम्ब जो होता है वो गणेश का पर्यायवाची होता है, गणेश जी का पर्यायवाची हेरम्ब होता है। तो 45 रुक का होता है विटप, पहला विकल्प। 46 कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानंद, चतुर्मुख, चतुर्भुज, ठीक है। तो हम इस तरह से एक प्रश्न देखे थे कि विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कमला, जिसमें कमल लगा हो, जैसे कमलेश, कमलापति, ठीक है, ये जितने भी हैं जिसमें कमल लगा है वो सब तो विष्णु के पर्यायवाची हैं, लेकिन कमलासन किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन से आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ब्रह्मा के पर्यायवाची अगर देखा जाए तो कमलासन है, चतुरानन है, चतुर्मुख भी है, क्योंकि चतुरानन का अर्थ भी होता है कि चार मुख वाला, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पर्यायवाची में कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख तो है, लेकिन चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। चतुर्भुज नहीं है क्योंकि वो विष्णु जी का पर्यायवाची है, ठीक है, वो विष्णु जी का पर्यायवाची है। 47 कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलंद। तो इसमें चंचरीक, सिलीमुख, मिलंद तो ठीक है, भ्रमर का पर्यायवाची है ये सभी शब्द। सलभ जो है ये कीट पतंगा के लिए यूज किया जाता है, तो ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। 48 कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मगवा, ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप नहीं है, ठीक है, गणाधिप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश, विष्णु, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ हम जानते हैं, तो विष्णु जी तो थे ही, ठीक है, वो अवतार लेते थे हिरण्यगर्भ का, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा भी यहाँ सही है, ठीक है। तो 49 का ए एंड बी दोनों सही है। आयोग ने दोनों विकल्पों को सही माना था। 50 कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। अनुचर भी होता है, परिकर भी होता है, भृत्य भी होता है, सेवक भी होता है, ठीक है। तो दास का पर्यायवाची ये सभी होते हैं, तो इसका आप यही कहेंगे कोई मतलब इसका जवाब नहीं है, और आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, ठीक है, इसको हटा दिया गया। इसके सभी विकल्प सही हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। 51 जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम होता है अस्थावर, ठीक है, जंगम का अस्थावर, ठीक है। बाकी अगम का क्या होता है कि भाई सुगम है, ठीक है, अगम दुर्गम दोनों का सुगम होता है। चंचल का जो होता है वो होता है स्थिर, ठीक है, चंचल का क्या होता है? स्थिर, ठीक है। 51 हो चुका है। 51 के बाद आता है आपका 52 सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय। सृष्टि का होता है विलोम प्रलय। समष्टि, व्यष्टि एक दूसरे के विलोम है, समष्टि का होता है व्यष्टि, ठीक है, विसृष्टि कोई शब्द नहीं होता है। 53 ईप्सित का विलोम शब्द क्या है? ईप्सित का होता है अनिप्सित, ठीक है, ईप्सित का अनिप्सित। 54 साचर का विलोम क्या है? साचर का विलोम होता है अलगाव, ठीक है, और वैमनस्य जो होता है उसका विलोम होता है सौमनस्य, ठीक है, और असहयोग सहयोग होता है। साचर का विलोम अलगाव होता है। 55 विराट का विलोम शब्द है विराट का क्षुद्र, विराट का होता है क्षुद्र, ठीक है। अस्पृश का विलोम शब्द है 56 अस्पृश का विलोम है अस्पृश, ठीक है, अस्पृश का विलोम होता है अस्पृश, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको, ये देख लीजिएगा। 57 अग्ग का विलोम क्या होता है? अग्ग का होता है विज्ञ, ठीक है, अग्ग का विज्ञ होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है, अग्ग का विज्ञ और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। 58 गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम होता है लाघव, ठीक है, गौरव का होता है लाघव। 59 बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग का होता है अंतरंग, बहिरंग अंतरंग, ठीक है, ये विलोम होते हैं। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? जो ग्रस्त का विलोम होता है वो होता है मुक्त, ठीक है, ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त।
बाकी सुप्त, ग्रह, लुप्त ये अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस आरओ के 2014 का हिंदी पेपर हुआ, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसके 60 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज की इस चर्चा के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस पेपर की तैयारी के लिए कुछ मार्गदर्शन मिला होगा, कुछ दिशा निर्देश मिले होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखें और इन प्रश्नों को लगाते रहें। ठीक है, और मेहनत करते रहें दोस्तों। लगातार मेहनत करने से ही हमें कोई भी कठिन पेपर या जिसके हमें डर लगता है उसमें समस्याएं कम हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वही सफलता की ऊंचाई पे पहुंचते हैं। ठीक है, यदि सूर्य जैसा चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। आपका आत्मविश्वास और आपका मेहनत ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसकी आप आशा कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और विश्वास रखें, सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी।